तो आज की क्लास में हम देखेंगे मिट्टियाँ और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट काली मिट्टी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेंगुर मिट्टियाँ। क्लियर? बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है। रेंगुर नाम है किसका? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का एक अन्य नाम रेंगुर मिट्टी भी है। ठीक है, रेंगुर मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र में। क्लियर? आगे देखेंगे कि कथन दिया है दक्षिणी ट्रैप की रेंगुर मिट्टियाँ काली होती हैं और उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। ये सही है किंतु आर गलत है। जो काली मिट्टियाँ होती हैं या रेंगुर मिट्टियाँ, उसमें ह्यूमस बनाने रखने की क्षमता अधिक होती है, न कि उसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस होती है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें कि कथन काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। सही बात है। उनमें जैव तत्व तो प्रचुर मात्रा में होता है। ये सही है परंतु आर गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टानों से बनती हैं। जो काली मिट्टी है ऊपर, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण यानी बेसाल्ट चट्टानों से बनती हैं यानी लावा से। तो लावा जहाँ होगा वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीवाश्म नहीं होंगे यानी जैव नहीं होंगे। जैसे करने का मतलब पेड़ पौधे नहीं होंगे, जानवर नहीं होंगे। तो जो उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में नहीं होता है जो दिया होता है, क्योंकि यह ज्वालामुखी के उद्गार से बना है मिट्टी। जो ज्वालामुखी से जब लावा निकला है और लावा जब ठंडा होकर चट्टान का रूप लिया और वो चट्टान के अपरदन के बाद यानी टूटने फूटने के बाद जो मिट्टी बनी है उसी को हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी या रेंगुर मिट्टी। तो इसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा इस मिट्टी में। क्यों? क्योंकि ये तो ज्वालामुखी से बन रहा है। आगे हम बात करेंगे कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है रेंगुर मिट्टी। कथन देखिए इसमें क्या है कि काली मिट्टी कपास की किसी के लिए उपयुक्त होती है, जैसे अभी हमने ऊपर ही चर्चा किया था। सही है। इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह क्या है? आर क्या है? गलत है। ये सही है परंतु आर गलत है। जैसा इसका रीजन अभी आपको हमने बता दिया है, ज्वालामुखी वाला। चलिए आगे हम देखेंगे कि स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं मालवा पठार में। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी। वह मृदा जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रख सकती है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी की क्वालिटी होती है वो नमी को रोक कर रख सकती है, न कि उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी पाया जाता है ऑलरेडी। ऐसा नहीं है। जब आप सिंचाई करेंगे तो जब आप पानी आपके खेतों में पड़ेंगी तो वो इस नमी को रोक कर रखता है। ठीक है, इसके अंदर एक क्वालिटी है। तो इस मृदा में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है काली मिट्टी में। चलिए नंबर 2 मिट्टी हम देखेंगे लेटेराइट मिट्टी। चलिए लेटेराइट मिट्टी में सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन है। वे साधारणतः लाल रंग की होती है। सही बात है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। ये भी बात सही है। अगर आप कर्नाटका और तमिलनाडु क्षेत्र में जाएंगे तो लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। कथन देखेंगे कि पश्चिमी बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र की उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। पश्चिमी बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र मतलब जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? कृषि कर सकते हैं, उसके क्षेत्रफल में कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। और दूसरा देखेंगे अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी लेटेराइट प्रकार की है। ये सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेटेराइट वाला क्षेत्र ज़्यादातर आपको मिलेगा तमिलनाडु में। आगे हम बात करेंगे कि लेटेराइट मिट्टी मिलती है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी मिलती है। लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय क्षेत्र प्रदेश में। लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही कथन है उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। सही बात है। वह मृदा प्रारूप जो लोहे के अतिरेक होने का अनुउर्वर हो जाता है कहलाता है लेटेराइट। तो लेटेराइट में आपका क्या मिलता है? लोहा भी प्रचुर मात्रा मिलता है, जिसके कारण जो मिट्टी होती है अनउपजाऊपन उसमें बढ़ने लगता है। वह है आपका लेटेराइट। आगे हम बात करेंगे नंबर 3 पॉइंट पे हम देखेंगे कौन सी मिट्टी? दोमट या जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे देखेंगे भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाया जाता है और ये हर साल क्या हो जाती है? नए लाया जाता है, तो जिससे इसमें क्या उपजाऊपन बना रहता है। तो भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा किसके द्वारा लाई जाती है? नदियों के द्वारा। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? कछारी मिट्टी का। कछारी मिट्टी, इसी को जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। तो देखिए जो कछारी मिट्टी 2 भागों में बटा है। जो हर साल
नदियों के द्वारा लाया जाता है उसको तो हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा या कछारी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं खादर। और जो क्या होती है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी उसको हम क्या बोलते हैं बांगर। तो कछारी मिट्टियों का दो प्रकार, एक खादर एक बांगर। आगे हम बात करेंगे, आगे हम देखेंगे कि गंगा की वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, बलुई या दोमट मृदा। तो बलुई या दोमट मृदा जो है इसकी जल धारण क्षमता क्या होती है सबसे कम है, जल को रोक के नहीं रख पाती। वहीं बात करें काली मिट्टी की तो इसकी जल धारण क्षमता या जल को रोक के रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है काली मिट्टी की, और सबसे कम होती है बलुई दोमट मृदा की। आगे हम बात करें दुमट्टी मिट्टी में मिलते हैं मिट्टी के सभी प्रकार के कण। मिट्टी में अब देखेंगे विविध, इसमें हम देखेंगे मिसलेनियस देखेंगे। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा में होती है क्या, पश्चिमी राजस्थान के मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम होती है। आलू, सोधर्म, सूरजमुखी तथा मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है वह है आपका क्या, मटर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वह है उड़द। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, या लौ ऑक्साइड की विद्यमानता जिसको हम बोल सकते हैं। भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है आपका जस्ता। कथन देखिएगा, हिमालय में मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण क्या दे रहा है, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। ये तो सही, ये क्या है आपका गलत है, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गलत है। और आर देखिए सही है, क्या हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, यानी कि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र जो वनों से ढके हुए हैं, बात सही है, लेकिन हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह बात क्या है आपका गलत है। पौधों में सबसे अधिक पानी मिलता है चिकनी मिट्टी में। वह मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 mm से कम होता है उसको हम बोलते हैं मृत्तिका, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, इंपॉर्टेंट, इसको करिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। अम्लीय एवं क्षारीय मृदा, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान होने की संभावना है। तो यदि उर्वर भूमि होगी तो उसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होगा। तेजाबी मिट्टी को किसी योग्य बनाने हुए उपयोग किया जाता है लाइम का। तो ये तेजाबी मिट्टी है उनको किसी योग्य बनाने के लिए उस मिट्टी में क्या लाइम को मिला दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग। यदि क्षारी है, क्या बोलते हैं, मिट्टी क्षारी है तो उसमें क्या आप जिप्सम मिला देंगे, और यदि मिट्टी अम्लीय है तो उसमें लाइम मिला देंगे। बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। भारत में लौड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में, ठीक है। मृदा का लौड़ी भवन, मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लौड़ी भवन का जो प्रभाव पड़ता हुआ है यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, जो लौड़ी मृदा होती है। चलिए आगे हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ से थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी अम्लीय प्रकार की मिट्टी है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, मृदा अपर्दन एवं सुधार। भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपर्दन यानी सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है वह क्षेत्र है शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र एवं चंबल घाटी, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका मृदा अपर्दन की समस्या काफ़ी गंभीर है। चंबल घाटी के खोह गड्ढों के निर्माण का कारण अपर्दन है। वह अपर्दन प्रारूप है किसका, अवनालिका का। यहाँ नदियों के द्वारा क्या होता है, लंबे, ठीक है, ऐसे तोड़फोड़ हो जाते घाटी के रूप में, ठीक है, गड्ढों का निर्माण हो जाता है नदियों द्वारा, और इस गड्ढों को हम क्या बोलते हैं, अवनालिका, क्या बोलते हैं, अवनालिका। तो यह जो है किसके कारण होता है, यह अपर्दन के कारण ही होता है। आगे बात करें मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं, प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन के सही क्रम है आसफाल अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन और नालिका अपर्दन। तो यहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट स्टेज में आसफाल अपर्दन होगा, दूसरे बार वो परत अपर्दन होगा, तीसरे बार रील अपर्दन और चौथे बार अवनालिका, जो कि अभी आपको हमने ऊपर दिखाया है, यह आपका अवनालिका अपर्दन, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है, सोघर्म, ठीक है।
फसल चक्र आवश्यक है, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हो। फसल चक्र आवश्यक है मतलब कि उसमें फसलों का जो बुआई है वो चेंज करके हो, तो वही फसल चक्र है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियाँ हैं, सस्यावर्तन यानी फसलों का हेर फेर, और क्या है वेदिका निर्माण, टेरेसिंग टेरेसिंग और तीसरा वायुरोध। चलिए, मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियाँ यही हैं कि फसलों का एक तो चेंज करके हेर फेर करके होता है, वेदिका निर्माण हो जाता है, टेरेसिंग करते हैं, और फिर वायुरोध का करते हैं, आपका पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखेंगे कि भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है किसके, वनोन्मूलन से या वन उन्मूलन से। तो भारत में मृदा जो अपक्षय समस्या या संबंधित है, जितने वन कट रहे हैं इसलिए मृदा अपक्षय की मात्रा बढ़ती जा रही है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है किसके द्वारा, वनारोपण के द्वारा, यानी वन जितना अधिक से अधिक लगाएंगे मृदा अपरदन उतना कम से कम होगा। अब हम देखेंगे प्राकृतिक वनस्पति। भोजपत्र वृक्ष मिलता है कहाँ पे, भोजपत्र वृक्ष जो मिलता है हिमालय में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है खैर। कत्था क्या होता है, जो पान में लगाया जाता है, जिसके कारण पान में खाते समय लाल रंग, ठीक है, का निर्माण होता है, वह है आपका कत्था, और वो जिस पेड़ से बनता है उस पेड़ का नाम क्या है, खैर। इसी लकड़ी का उपयोग होता है। आगे देखेंगे, वह वन जो भारत के सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है वह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो सागौन तथा साल उत्पाद है किसका, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेट जोन में एक वृक्ष का बाहुल्य है, वह है आपका देवदार। आगे हम देखेंगे, वह राज्य जहाँ सिंकोना वृक्ष नहीं उगता है वह है आपका छत्तीसगढ़। जंगल की आग कहा जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को। यह एक प्रकार की फूल है, और यह जब फुलाता है तो ऐसा लगता है कि जंगल में आग लग गई है। आगे हम देखेंगे कि भारत में सागौन का वन पाया जाता है मध्य प्रदेश में। वह पौधे जिसमें फूल नहीं होते हैं उसको हम बोलते हैं फर्न। पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती हैं, जबकि पूर्वी हिमालय में वह 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती हैं। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है, पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। ठीक है, तो जो पूर्वी हिमालय हैं वहाँ 4000 मीटर की ऊंचाई तक आपको क्या मिलती हैं, पर्वतीय वनस्पति पाई जाती हैं, जबकि पश्चिमी हिमालय पर 3000 मीटर तक। ऐसा रीजन यह है कि जो पूर्वी हिमालय है उसका जो भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय के अपेक्षा अधिक निकट होना। समुद्र तल से अधिक निकट है, जब पौने नमी लेके निकलती हैं तो इधर बारिश कराती हैं, बारिश कराएंगे तो वनस्पति होंगी। आगे बात करेंगे कि एंटीलोपो ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है। ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए है। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि सही सुमेलन है, क्या है, सही सुमेलन है, दिया है आपका नगर और भूकंप मंडल सागौन। ठीक है, सागौन क्या है आपका मध्य भारत। देवदार यह आपका है हिमालय, यह आपका है हिमालय के उच्च क्षेत्र में। सुंदरी की बात करें तो सुंदरी वन जो है वो सुंदर वन में पाया जाता है, सुंदरी नामक वृक्ष। और सिनकोना देखेंगे तो हिमालय की तराई क्षेत्र में। तो सागौन मध्य भारत में देखने को आपको मिलेगा, सागौन के वृक्ष। देवदार के वृक्ष हिमालय के उच्च क्षेत्र में। सुंदरी की बात करें तो सुंदरी वृक्ष जो सुंदरवन में, और सिनकोना हिमालय की तराई क्षेत्र में। सुंदरी वृक्ष पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन में, और सुंदरवन कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। सही सुमेलित है, देखिएगा वन है, वन का प्रकार है और प्रदेश। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाया जाता है, तराई क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्वतीय वन कहाँ पाया जाता है, मध्य गंगा के मैदान में। अल्पाइन वन देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हिमालयी भाग में पाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करें तो सह्याद्री, सह्याद्री किसको बोलते हैं, पश्चिमी घाट को। तो इन पश्चिमी घाटों में जो वन पाए जाते हैं वो आपके हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आगे बात करेंगे, लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। यानी ये कटीले जो पौधे और झाड़ियाँ मिलती हैं। वह वृक्ष जो समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है वह है आपका देवदार, क्योंकि हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, और हिमालयी क्षेत्रों में कम से कम 3000 मीटर की ऊंचाई तक भी पाया जाता है, 3000 से 4000 तक मीटर तक।
वह राज्य जिसके वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है वह है आपका मध्य प्रदेश। महोगनी वृक्ष का मूल स्थान है उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजरी। लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। सही सुमेलन है, सुमेलित नहीं करना है, सुमेलन है। अब देखिए कच्छ की वनस्पति है और ये राज्य देखिए अचरा रत्नागिरी जो है आपकी, ठीक है, वेटलैंड, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। और यहाँ पे कुडापुर देखेंगे तो कर्नाटक में, पिचवरम देखेंगे तो तमिलनाडु में, और वेम्बनाड देखेंगे तो आपका केरल में। केरल की कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वेम्बनाड कुन्नूर में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पर कि भारत के संदर्भ में सही कथन है देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप है। सही बात है। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य है पंजाब 98.7% लगभग। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में कथन सही है मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में सही कथन है, तो ये बात सही है, मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। इससे कुछ किसी क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, जो सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है किसका? PWP सिंचाई का। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है सरयू पार मैदान में। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है वह है आपका उत्तर प्रदेश। भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है, ठीक है। भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। भूतल जल संसाधन की मात्रा यहाँ ज़्यादा है, उससे कम है महाराष्ट्र में, उससे कम है पश्चिम बंगाल में, उससे कम है असम में। आगे बात करेंगे, भारत में माला नहर तंत्र गारलैंड कैनल सिस्टम को प्रस्तावित किया था दिनसा जे दस्तूर ने। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं वृहद परियोजनाओं से। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता है 40,000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना है केरल में। सारण या सारण जिसको बोलते हैं सिंचाई नहर निकलती है किस नदी से? गंडक नदी से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरके बैराज, ठीक है। कहाँ है? हरके बैराज। हरके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत जिन नदियों के संगम पर है वह है आपका ब्यास और सतलज। इन नदियों के संगम पर एक बैराज बना दिया गया जिसका नाम दिया गया है हरके बैराज, ठीक है। और यहीं से एक नहर निकलती है इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान या इंदिरा नहर निकलती है कहाँ से? सतलज से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम सतलज नदी पर हरके बांध से है। इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है ब्यास, रावी तथा सतलज नदियों से। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत में विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था है गंग नहर, गंगेटिक जिसको हम कैनल बोलेंगे। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया था 1927 में। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्षण हैं कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है नरौरा बुलंदशहर में गंगा नदी पर। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल। चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे हम देखेंगे यहाँ से हरियाली एक नई योजना है जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना एवं वृक्षारोपण के लिए। एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लाभ हैं मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। आगे बात करेंगे, सही सुमेलन है। कार्यक्रम देखेंगे परियोजना मंत्रालय। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम भूमि संसाधन विभाग। मरुस्थल विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय। वर्षापुरी क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग। ड्रिप्स या ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं खरपतवार में कमी और मृदा अपरदन में कमी। आगे हम बात करेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है गुजरात को।
सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है मेधा पाटेकर। बरगी, ओंकेश्वर, इंदिरा सागर एवं बाढ़ सागर बांधों में से वह बांध जो नर्मदा नदी पर नहीं है वह है आपका बाढ़ सागर। इंदिरा सागर बांध स्थित है नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध जो स्थित है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है इंदिरा सागर जलाशय में। ओंकारेश्वर परियोजना संबंध है नर्मदा नदी से। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय का विरोध कर रहा है वह है सरदार सरोवर। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भाखड़ा नांगल बांध बनाया जाता है सतलज नदी पर। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कर्नाटक में। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों में से संबंधित वह है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है कृष्णा नदी पर। भारत में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड बांध बनाया जाता है महानदी पर। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है राणा प्रताप सागर। चंबल नदी पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है वह है राणा प्रताप सागर। चंबल नदी पर निर्मित बांध है गांधी सागर। वह नदी घाटी परियोजना है जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती है। चंबल घाटी परियोजना एवं मयूराक्षी परियोजना। चंबल घाटी योजना से संबंधित है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है भागीरथी नदी पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना बनाई गई है भागीरथी एवं भिलंगना नदी पर। मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध बनाए गए हैं बराकर नदी पर। कथन देखिएगा, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। तो बात सही है। दामोदर अपने ऊपरी भागों में तीव्रता से प्रवाहित होता है तथा निचले भागों में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। ये भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी 1948 में। तवा परियोजना स्थित है नर्मदा नदी पर। सही सुमेलन देखिएगा, हीरो कुंड परियोजना उड़ीसा में है। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में है। कुंद्रेमुख पहाड़ियाँ जो हैं आपके कर्नाटक में है। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य है भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। वह परियोजना जो भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, तो चुक्का बांध परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई। सही सुमेलन है। देखिए क्या दिया, परियोजना दिया और स्थिति दिया। भाखड़ा की स्थिति कहाँ है? सतलज नदी पे। हीराकुंड की बात करें तो महानदी पे। इडुक्की की बात करें तो पेरियार नदी पे। और नागार्जुन सागर की बात करें तो कृष्णा नदी पे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है तेलुगु गंगा परियोजना। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल प्रदान किया जाता है मद्रास को। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में किसने कहा था? यह इंपॉर्टेंट करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम लिख दे रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर में कहा था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे हम देखेंगे सही सुमेलन देखेंगे कि नदियाँ देखेंगे और बांध। तो कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? मेट्टूर बांध। कृष्णा नदी पर है अलमट्टी बांध। नर्मदा पर है सरदार सरोवर। चंबल पर है गांधी सागर। बेतवा पर है माता टीला और ताप्ती पर है काकरापारा। ठीक है, अलमट्टी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। सही सुमेलन हुआ। मेट्टूर जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है, सही बात है। मयूराक्षी आपका पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है और हीराकुंड आपका उड़ीसा में है। सही सुमेलन है। बहुउद्देशीय परियोजना और नदियाँ देखेंगे। इडुक्की जो परियोजना है वो पेरियार नदी पे है। माता टीला आपका बेतवा नदी पे है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है और पोंचमपाद आपका गोदावरी पे है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। सही सुमेलन है शिव समुद्रम कावेरी, नागार्जुन सागर कृष्णा, जायकावाड़ी गोदावरी, टिहरी आपका भागीरथी। कालपोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिद्राबाग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में, जल विद्युत संयंत्र के। सही सुमेलित है। बांध दिया है और प्रदेश दिया। फरक्का बांध जो है आपका पश्चिम बंगाल में है।
घाट प्रभा बांध कर्नाटक में है, हीराकुंड आपका उड़ीसा में है, ककरापारा आपका गुजरात में है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखिए कि सही सुमेलन है। रिहंद बांध की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, उकई की